प्यारे दोस्तों, इस सच्ची घटना का मतलब सुनाना या आपको बताना किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि ये इस तरह की घटना किसी के साथ भी हो सकती है। वीडियो शुरू करते हैं। 28 दिसंबर 2025 की रात 12 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। रजनी नाम की महिला की अचानक से आँख खुल जाती है और वो बहुत ज़ोर से चीखती है और चिल्लाती है। उसकी चीखों की आवाज़ सुनकर पास में उसका एक बेटी सो रही है, एक बेटा सो रहा है। वो भी जाग जाते हैं और दोनों बच्चे ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं, क्योंकि माँ को बहुत तेज़ पसीने आ रहे थे, क्योंकि सर्दियों की वो रात थी। उसकी आवाज़ सुनकर सास ससुर भी उठ जाते हैं, क्योंकि वो भी उसी घर में रहते थे, और वो मौके पर आकर देखते हैं। रजनी अपने पसीने से एकदम तरबतर हो रही थी। उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, क्या बेटा हुआ क्या दिक्कत है, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, क्यों परेशान हो। वो रोते हुए कहती है कि मुझे एक बहुत बुरा सपना दिखाई दिया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। उसके माता पिता पूछते हैं कि बेटा तुमने क्या देखा। तो वो कहती है, मैंने अपने पति के बारे में बहुत ही बुरा सपना देखा। तभी ससुर ने और सास ने उसको शांत कराया, उसे चुप कराया और उसको पानी पिलाया और कहा कि बेटा सो जाओ। सुबह देखते हैं रात हो चुकी है। जब सुबह को आँख खुलती है तो रजनी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है, बिगड़ जाती है। अब जो रजनी की आवाज़ निकल रही थी वो उसकी जैसी आवाज़ नहीं निकल रही थी, बल्कि वो उसके पति की आवाज़ निकल रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मैं रविकांत बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो इस तरह की बात कर रही थी तो घर वाले, परिवार वाले, आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर ये महिला मर्दों की तरह कैसे बात कर रही है। तब उससे पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ है। तब उससे सवाल किया जाता है। उसने कहा, पहले मुझे पानी पिलाओ, उसके बाद ही मैं बात करूँगी। उसे फिर पानी पिलाया जाता है। तो उसने कहा कि मेरे पति यहाँ से करीबन 30 किलोमीटर दूर एक शेरगढ़ किला है और उसके पास एक जगह है, वहाँ पर मेरे पति की किसी ने पत्थर मारकर हत्या कर दी है। जैसे ही ये बात परिवार वाले, घर वाले ये बात सुनते हैं तो परिवार वालों को बहुत आश्चर्य हो रहा था, यकीन नहीं हो रहा था ये क्या बात कर रही है। तभी एक गाड़ी का इंतज़ाम किया जाता है और गाड़ी का इंतज़ाम करने के बाद अपने उस गांव से सीधा उस जगह पहुंच जाते हैं जो जगह बताई जाती है, क्योंकि जो वो रजनी है वो साथ जाती है। और उसके बाद उस जगह पर पहुंचते हैं जो जगह उसने अपने सपने में देखी थी। वही जगह जाकर वो इशारा करती है। वहाँ पर ही एक पत्थर पड़ा हुआ है बड़ा सा, और पत्थर पे देखा जाता है तो सचमुच उस पत्थर पे खून लगा हुआ था। और जब उन खून के धब्बों को देखा जाता है तो जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है। ये सपना सच कैसे हो सकता है। उसके बाद जितने भी लोग वहाँ पर मौके पर मौजूद होते हैं सभी उसके आसपास के इलाके को खंगालना, ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि कुछ मिल सके। अगर पत्थर मिला है तो यहाँ कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लगभग 50 फुट गहरी जगह में जाते हैं और खाई में जाते हैं, और खाई में जाकर देखते हैं सचमुच उसके पति की लाश पड़ी हुई मिलती है। बस इतना था। और जब ये बात अखबारों में सुर्खियों में आ जाती है, हर जगह छाई रहती है, हर जगह पहुँच जाती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पति का कत्ल हो जाए। उसकी आत्मा पत्नी के अंदर प्रवेश कर जाती है। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के जिला धौलपुर की अदालत होती है। अदालत के अंदर रजनी नाम की एक महिला, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होती है, वो महिला रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, क्योंकि उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे, वो बहुत परेशान थी। उसने जज साहब के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि जज साहब, मैं अपने बेटे और बेटी से मिलना चाहती हूँ। बस एक बार मुझे अपने बच्चों से मिलने की इजाज़त दे दीजिए। जज साहब ने उसकी तरफ देखा जरूर था, लेकिन जज साहब ने कोई उसके ऊपर टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जैसे कुछ देर पहले उन्होंने आदेश दिया था कि इनको भरतपुर की जेल में भेज दिया जाए। अब भरतपुर ले जाने वाली जेल की बात थी। जो महिला ने उसको पकड़ा हुआ था, अपने हाथों से जकड़ा हुआ था,
वो उनके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है। रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए बस एक ही बात कह रही थी कि मुझे अपने बच्चों से मिलना है, बस एक बार मुझे मिला दो, एक बार मैं उनको गले लगाने चाहती हूँ। जब इस तरह की बात रजनी ने की, बार ही बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही थी। रजनी के बच्चे भी पास में खड़े हुए हैं, रजनी के ससुराल वाले भी पास में खड़े हुए हैं, रजनी के जो और भी फैमिली के लोग हैं वो सब खड़े हुए थे। उन्हें दया आ जाती है, क्योंकि रजनी जो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, तो उसका रोना किसी से देखा नहीं गया। आखिरकार दोनों बच्चों को छूट दे दी जाती है। बेटा है जिसका नाम है अरब, उसकी उम्र लगभग 3 साल की है। एक बेटी है जिसका नाम खुशी है, वो लगभग 6 साल की है। खुशी से और अरब से जो कहा जाता है कि अपनी माँ से मुलाकात कर लो, तो दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट जाते हैं, चिपट जाते हैं, और माँ भी इन बच्चों से लिपट जाती है, चिपट जाती है। जब बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं और माँ भी रोने लगती है, तो उस अदालत के परिसर में जितने लोग भी इसको देख रहे थे, सब के सब रोना शुरू कर देते हैं। इनमें जो पुलिस वाले होते हैं ना वहाँ पर, तो उनकी आंखें भी नम हो जाती हैं। सोचने पर सब के सब मजबूर हो जाते हैं क्या आखिरकार ये क्या दिन देखने को मिल रहा है। शायद ये माँ और बेटे का ऐसा मिलन था कि शायद आगे को कभी ऐसी मुलाकात नहीं हो सकती। आखिर ये शायद आखिरी बार मिलने की मुलाकात थी। लगभग 10 मिनट हो गए। वो महिला रोती रहती है, तभी पुलिस वाले, महिला जो होती है वो उनके पास पहुंचती है और रजनी को समझाती है, और समझाकर यह कहती है कि रजनी, अब तुमको सब्र करना होगा, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। यहाँ से जब सीधा भरतपुर की जेल में लेके जा रहे थे, तो वहाँ तक वो रोते हुए जा रही थी। पुलिस वाले उसको बार बार समझा रहे थे। दरअसल जो ये बात शुरू होती है रजनी की, ये जून 2025 की बात है। जून 2025 में दरअसल सोबरन नाम का एक व्यक्ति होता है, उसका एक बेटा होता है, नाम उसका रविकांत होता है। 4 बहनें और एक बेटा रविकांत। जिला धौलपुर का एक सैपाऊ गांव लगता है, थाने के पास दोनारी गांव लगता है, वहां का रहने वाला होता है। ये मार्बल का अच्छा खासा मिस्त्री है। अपने घर से बहुत दूर खाने कमाने के लिए जाता है, बेंगलोर जब ये जाता है 1907 किलोमीटर के लगभग आसपास दूरी है। जिस दिन वो यहाँ से जाने वाला है, तो पत्नी कहती है मैं आपके साथ जाऊंगी, आपको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाऊंगी। जैसे ही ये बात आती है तो बेटा कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा, और बेटी भी कहती है कि पापा मैं भी आपके साथ चलूँगी। घर वाले, परिवार वाले अनुमति दे देते हैं, इजाज़त दे देते हैं। वहाँ से जो दूर लगभग धौलपुर 30 किलोमीटर लगता है। स्टेशन पर जब ट्रेन में उनको बिठाकर आते हैं, तो माँ, बेटा और बेटी तो ये घर वापस आ रहे थे। घर आने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि कोई वाहन आएगा और उनको लेकर जाएगा। घर आने के लिए वाहन उनको मिल जाता है, एक टेम्पो मिल जाता है, और उसमें वो तीनों बैठ जाते हैं। बैठने के बाद ही बातचीत कर रहे थे बच्चे दोनों, माँ से लिपट चिपट के बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। और ऑटो ड्राइवर की नज़र शीशे से बार बार माँ पड़ रही थी और उनको निहार रहा था। इसी बीच में जहाँ उनको जाना था वहाँ वो छोड़ देता है, और छोड़ने के बाद वो आ जाता है। लगभग 15 दिन की बात है। 15 दिन के बाद फिर से उसे शहर जाना था किसी काम से। जब रजनी शहर जाती है, इत्तेफाकन ऐसा हो जाता है, वही टेम्पो जो उसे घर छोड़ के गया था वही उसे खड़ा हुआ मिल जाता है। जब रजनी उसको देखती है तो वो कहती है अरे तुम भैया कैसे? तो वो बोला मेरा तो ये काम है कि सवारियों को लेकर जाना और उनको छोड़ना इस तरीके से। और यहाँ से उस दिन कोई सवारी नहीं थी, बस अकेली महिला यात्री थी जिसका नाम रजनी होता है। रजनी उस ऑटो ड्राइवर से एक बात पूछती है, क्या तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का कहता है कि मेरा नाम शाहरुख है, शाहरुख खान बोलता है। तो वो महिला हंसने लगती है कि अब तो हर कोई अपना नाम शाहरुख खान बता देता है, रख लेता है, देखो आपने भी शाहरुख खान रख लिया। इस तरह की बात थी। दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जब सिलसिला शुरू होता है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, और ये सफ़र बहुत छोटा सा फील होने लगता है। यानी कि इनकी बातचीत कुछ ऐसी चल रही थी कि बातचीत होते होते इन्हें पता नहीं चलता है
दोनों की थोड़ी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन जब तीसरी मुलाकात होती है, एक दूसरे का नंबर आपस में ले लेते हैं और जैसे ही नंबरों का एक्सचेंज होता है, वैसे ही इन दोनों की बातचीत होनी शुरू हो जाती है। दिन हो रात हो, जब देखो तब रजनी शाहरुख से लगातार बात करती रहती है और उन दोनों की नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती रहती हैं। जब कभी मौका मिल जाता था तो मौका मिलने पर वो घर से बाहर भी जाते थे और मिलते थे। लेकिन ऐसे ही एक जगह जाते हैं। ये धौलपुर में एक शेरगढ़ किला है। शेरगढ़ किले के पास में एक एकांत सी जगह है। वहाँ जाकर बैठ जाते हैं और बातचीत करते हैं। और बातचीत करते करते रजनी शाहरुख से कहने लगती है कि मैं वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊँगी। मुझे अपने पति के साथ नहीं रहना। मुझे तुम्हारे साथ रहना है और अपने बच्चों के साथ रहना है। उसने कहा, ऐसी बात है, तुम्हारा पति तो वैसे भी बहुत दूर है। जब तुम्हारा मिलने का मन करे मुझसे मिल सकती हो, बातचीत कर सकती हो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा। इस तरह की बात थी। लेकिन उसने एक ही जिद पकड़ी, मुझे बस तुम्हारे ही साथ रहना है। बात भाग चलने की आती है तब भी वो महिला कहती है कि नहीं नहीं, मुझे भागना नहीं है, मुझे रहना है तो बस तुम्हारे साथ रहना है। वक्त आगे बढ़ रहा था और जैसे वक्त बढ़ रहा था, इस महिला ने कुछ दिनों के बाद अपने पति को फ़ोन करके कहा और पूछा कि तुम कब आओगे। और जब बात आने की कहती है तो वो कहता है, जब तुम बुलाओगी तब मैं आ जाऊंगा। तो पत्नी ने फिर कहा कि तुम आ जाओ ना, मैं आपको बुलाना चाह रही हूँ। तो उसके पति ने कहा कि ठेकेदार मना कर देता है तो मैं क्या करूँ। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें 7 महीने से ज़्यादा वक्त होने को चला है, लेकिन तुम घर नहीं आए हो। घर आ जाओ। जब घर आने की बात आती है तो उस मिस्त्री ने सीधा ठेकेदार को फ़ोन दे दिया कि देखो मेरी पत्नी कुछ कहना चाहती है। तो रजनी ने ठेकेदार से कहा कि मेरे पति को घर भेज दो। 7 महीने हो गए हैं, वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है। अब बच्चे भी इनसे मिलना चाह रहे हैं। जब मिलने की बात आती है तो आखिरकार ठेकेदार उससे कह देता है, उसे अनुमति मिल जाती है। और वो तारीख आती है 26 दिसंबर 2025 की। आखिरकार 2025 को जो धौलपुर वो पहुँचता है तो उसके लिए पहले ही शाहरुख खड़ा हुआ होता है। इंतज़ार में शाहरुख खड़ा हुआ होता है ताकि वो आएगा, उसके बाद उसे वो घर छोड़ने के लिए जाएगा। जैसे ही वो इंतज़ार कर रहे थे, पत्नी ने पूरी तरह समझा दिया था कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जानकार एक लड़का है जिसका नाम शाहरुख है, वो टेम्पो चलाता है, तुम्हें मिलेगा और वो तुमको घर पहुंचा देगा। इस तरह की बात की और शाहरुख मिल जाता है। तो शाहरुख कहता है, सर जी अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो तो एक बार शेरगढ़ का किला चलें। और जब शेरगढ़ किला चलने की बात आई तो पत्नी ने उसे वो सारे राज की बात बता दी थी जो उसके पति की कमज़ोरी होती है। पति शराब पीने का भी बहुत वो आदी होता है, उसे वो बियर भी पसंद थी। और जो जो उसे पसंद था वो उसकी पत्नी ने सारा शाहरुख को बता दिया था। और शाहरुख ने वो सामान सारा ही पहले ही लेकर रख लिया था, उसके पास होता है। 26 दिसंबर 2025 को आखिरकार रविकांत को सीधा वो शेरगढ़ के किले की जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर पहले से ही रजनी और शाहरुख होके आ चुके थे। वहाँ जाते हैं और जाने के बाद खूब सारी शराब पिलाई जाती है। तो वहाँ कोई ना कोई किसी की आमद हो रही थी, कोई ना कोई आता जा रहा था, चाहे वो चरवा हो या आसपास का व्यक्ति हो। जब भी वो कुछ करने की सोचता था तब वहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ आ जाता था। 26 दिसंबर 2025 की शाम लगभग 6:30 बजे के आसपास वक्त होता चला था, लेकिन शाहरुख को मौका नहीं मिल पाता है। शाहरुख उसको उठाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नशे में था। बस शाहरुख उसको सीधा वो उसके घर लेकर पहुंच जाता है। जैसे ही दिनों लेकर पहुंचता है और वहां के जाने के बाद उसकी पत्नी पूछती है कि तुम अब रात में वापस क्या करोगे जाके, अब रात को यहीं रुक जाओ। तो शाहरुख उसी के घर पे रुक जाता है, रात को ठहर जाता है। उससे पहले भी शायद उसके घर आना और जाना लगा रहता था। सास ससुर को भी शायद इस बात में कोई एतराज़ नहीं हुआ था क्योंकि उस लड़के का स्वभाव भी कुछ ऐसा था, सबको परिवार वालों को पसंद आता था और बच्चों को भी उसका स्वभाव पसंद आता था।
आखिरकार रात रुक जाता है। अगली रात आती है 27 दिसंबर 2025 की, और वो बहुत जल्दी उठता है और यहाँ से उठने के बाद बहुत जल्दी निकल जाता है। तो रविकांत की जब आँख खुलती है तो रविकांत पिताजी के पास जाता है और पिताजी से जाकर कहता है कि पिताजी, मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा क्या करोगे? तो पिताजी से कहता है कि बाबूजी, मुझे अपने बाल भी कटवाने हैं और साथ में मुझे कुछ कपड़े भी खरीद कर लाने हैं, 2000 रुपये दे दो। पिताजी ने 2000 रुपये उसको दे दिए, क्योंकि वैसे भी वो इकलौता बेटा है और वो ही कमाता है, क्योंकि वो ही सब पैसे अपने माता पिता को कमा के दे देते था। अगर अपने ही दिए हुए पैसे वापस मांग रहा है तो क्या दिक्कत है? तो उसके पिताजी ने उसको पैसे दे दिए। वो घर से निकलता है। 27 दिसंबर 2025 की सुबह 11 बजे का आसपास का वक्त था। शैम्पू एक जगह लगती है, एक थाना लगता है। वहाँ पर वो बस स्टैंड के पास पहले से ही शाहरुख खड़ा हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि बातचीत तो रजनी की शाहरुख की पहले ही हो चुकी थी। पत्नी ने बताया कि तुम्हें वो वहाँ मिलेगा, वो वहाँ के सारे इलाकों को जानता है, पहचानता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो भी कुछ खरीदना है खरीद लेना। शाहरुख सबसे पहले उसको वहीं लेकर जाता है जहाँ वो कल लेकर गया था। वो कहता है वहाँ पर बिल्कुल एकदम एकांत है, वहीं जाकर शराब बैठकर पियेंगे, मस्ती करेंगे, बातचीत करेंगे। जब इस तरह की बात थी तो रविकांत तैयार हो जाता है और शेरगढ़ के उस किले के पास में जहाँ एकांत जगह थी वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसने शाहरुख ने उसको शराब पिलानी खूब शुरू कर दी और उसे एक तरह से ओवरडोज देता है कि उसके बाद फिर वो अपनी स्थिति में नहीं था और शाहरुख को एक मौका मिल जाता है और आसपास देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, उसको मौका मिल जाता है। तो इसी बीच में शाहरुख उस रजनी को फ़ोन लगाता है और कहता है ये शराब के नशे में चूर हो गया है, एक बार फिर भी सोच लो और समझ लो, जो हम लोग करने जा रहे हैं वो बहुत भयानक है, उसकी जो राह है वो बहुत मुश्किल राह है, आगे हो सकता है दिक्कत भी आ जाए। उसने कहा कोई भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, तुम जो काम कर रहे हो वो अपना काम करो। तब उससे रजनी को यकीन नहीं हो रहा था। जब ये काम करो तो फ़ोन चालू रहना चाहिए, मैं इसकी आवाज़ें भी सुनना चाहती हूँ, आखिरकार क्या होगा क्या नहीं होगा। जब बात इस तरह की आती है तो शाहरुख ने एक पत्थर उठाता है। रविकांत ठाकुर बहुत नशे में चूर था। रविकांत ठाकुर के उठाकर वो पत्थर सिर पे मार देता है, एक के बाद एक पत्थर, एक के बाद एक पत्थर वो मारता रहता है। तब वो चीख रहा था, सिसकियाँ भर रहा था, क्योंकि वो पूरी तरह से ना तो बोलने की स्थिति में था ना ही समझने की स्थिति में था। वो नशे में था जो इतनी सिसकियाँ भर रहा था, जो करहाने की आवाज़ें आ रही थीं। वो करहाने की आवाज़ें लगातार रजनी के कानों में आ रही थीं। उसके बाद कुछ देर तक वो तड़फा और तड़फने के बाद उसने दम तोड़ दिया। उसकी उस लाश को जो वहाँ गहरी सी खाई थी वो 50 फीट गहरी होती है और वो शाहरुख उसको वहाँ फेंक देता है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है और सीधा वो आगरा पहुँचता है। अपनी बहन के पास जाकर रुक जाता है और वो सोच रहा था कि शायद अब कभी पकड़े नहीं जाएंगे। रजनी जो होती है, रजनी के कानों में वही आवाज़, वही चीखें, सिचकियाँ गूंजने लगती हैं। वो कानों को बंद करने की भी कोशिश कर रही थी। वो उस मोमेंट को, जो उस टाइम का वो जो शाहरुख उसे मार रहा था रविकांत ठाकुर के सर में, वो उसको भूल नहीं पा रही थी और वो सोचने लगती है उस टाइम का क्या मंजर होगा। अब घर वाले उसका इंतज़ार कर रहे थे रविकांत का, जब आता नहीं है 27 तारीख को पूरी रात उसका इंतज़ार किया जाता है और अब 28 तारीख आ जाती है तब भी उसका इंतज़ार किया जाता है। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। उसका चचेरा भाई नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद गुमशुदा की ओर जाकर कहता है कि साहब हमारा भाई है, रविकांत उसका नाम है और उसकी उम्र 34 साल के आसपास है। शहर गया था बाल कटवाने के लिए, कपड़ों की खरीदारी करने के लिए। साहब वो वापस लौटकर नहीं आया, उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। साहब हमारी मदद कर दीजिए। जब घर वाले पुलिस वालों से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो पुलिस वालों ने गुमशुदगी में रिपोर्ट दर्ज कर ली, लेकिन गुमशुदगी के मामले में पुलिस वाले ज़्यादा गंभीरता से लेते नहीं हैं। बस अमूमन ऐसे ही कह देते हैं कि हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। पुलिस वालों ने बस ऐसे ही बात की। उधर जो रजनी की नींद थी, चैन था, सुकून था,
सब उड़ गया था। आंखें बंद करे से वो दृश्य ढूंढ दिखता है और कान खुले तो वो दृश्य सुनाई देता है। रात हो या दिन हो उसे वही अजान आवाज़ वही सब कुछ सुनाई देता था। रजनी की हालत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। रात जैसे ही 12 बजते हैं तो अचानक उसकी चीख निकल जाती है और उसे पसीने पसीने हो जाते हैं। आखिरकार जब उससे रहा नहीं जाता, दिन निकल जाता है, तो वो अपने पति की आवाज़ निकालने का नाटक करती है और सास ससुर को कहती है कि देखो कि मेरे पति के साथ कोई बुरा हादसा हुआ है, कि मैंने देखा है। पुलिस को बस यहाँ से ही थोड़ा शक हो जाता है कि एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन आखिरकार ये महिला कैसे बता सकती है कि किसी के सपने में कि पूरी की पूरी बात बिल्कुल सच कैसे हो सकती है कि पत्थर से मारा है, वहाँ पड़ा हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ शुरू करना कर दिया, जब उसके मोबाइल की CDR निकाली जाती है, तब शाहरुख का नाम सामने आता है। पुलिस फिर शाहरुख को भी गिरफ्तार करती है और पूरी कहानी सामने शाहरुख रख देता है और वो कहता है कि साहब मैं मना कर रहा था। तो इसने साफ साफ कहा, अगर तुमने मेरे पति को नहीं मारा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं क्या करता, मैं तो दोनों ही तरफ से फंस रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसके साथ भी सख्ती से पेश आई और रजनी के साथ भी, लेकिन रजनी के दिमाग से वो बातें नहीं निकल पा रही थी। जब नहीं निकल पा रही थी, शायद उसको पछतावा हो या उसको लगा होगा या उसने लगा हो कि उसने कुछ गलत काम किया है। वो अदालत में लगातार रो रही थी। यही कारण था अपने बच्चों को गले लगाकर रोना। यही कारण था वो लगातार बच्चों को गले से लगाकर रो रही थी और जेल जा रही थी। और यही कारण था जो जेल के अंदर वो पहुंच जाती है, रात भर सो नहीं पाती है और जो उसके पास आसपास महिला होती हैं, कैदी होती हैं, वो समझा रही थी, उसको बता रही थी जो हो गया है उसको कोई टाल नहीं सकता। शायद तब भी उसको अपने पति के मारने का अफसोस हो रहा था या मरवाने का एहसास ही हुआ हो, लेकिन बाकी की ज़िंदगी उसकी सलाखों के पीछे गुजरेगी। बूढ़े माँ बाप हैं, एक 3 साल का बेटा है और एक 6 साल की बच्ची है। आखिरकार उनकी परवरिश कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। आखिरकार 4 बुआ हैं, लेकिन कहते हैं जो माँ बाप बच्चों की परवरिश कर लेते हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। इन बच्चों की परवरिश का जिम्मा आखिरकार इनकी दादा और दादी ने उठा लिया है। दोस्तों, इस पूरे कार्यक्रम घटना को सुनाने का किस उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से रजनी ने किया है वो अपने आप में बहुत भयानक था। उसके सामने बहुत सारे ऐसे ऑप्शन थे। वो अपनी बात सबके सामने सच सच अपने पति को बता सकती थी, अपने सास ससुर को बता सकती थी, अपनी ननंद को बता सकती थी, अपने मायके बता सकती थी, लेकिन जो उसने किया है उससे उसका पति तो गया ही गया, वो खुद भी जेल गई और उनके दोनों बच्चों की ज़िंदगी कैसे कटेगी कुछ कह नहीं सकते। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक सच्ची कहानी के साथ।